जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि अभी फेज़ 2 आपके स्टार्ट हो चुके हैं 16 तारीख से। कल फेज़ 2 हो चुका है हमारी बहनों का, जो फर्स्ट डे था उसमें, और काफ़ी मतलब रिव्यू थोड़ा सा वही रहा है लास्ट टाइम जैसे ही। एसआरटी में काफ़ी लोग आउट हुए। एसआरटी में 50 से 60 एवरेज निकालो आप, हर सेंटर पे 50 से 60 लोग एसआरटी में आउट हुए। साथ ही साथ बाकी जो जीडी वगैरह है उनमें इतना रेशो कम है, बस एक रनिंग और एक एसआरटी में सबसे ज़्यादा आउट हो रहे हैं। तो इन्हीं पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मेरा भी 21 तारीख को है, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा देखो, एसआरटी का कुछ कह नहीं सकते, बाकी जीडी का ऐसा है कि जीडी का हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एसआरटी वहाँ पे मेंटलिटी काम करती है हमारी, किस तरह से हमारी मेंटलिटी काम कर रही है। ठीक है, तो जिन भी भाइयों का, जिन भी बहनों का मेडिकल हो चुका है, फिजिकल फेज 2 हो चुका है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी जो भी आउट हुए उनको निराश नहीं होना है। नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन में अच्छे से करके करके जाएंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं एयरफोर्स मेडिकल से रिलेटेड। काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था, और मैं बता देता हूँ इस वीडियो के बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि देखो मैंने एकदम प्लानिंग मतलब आपको पूरा पूरा लिखा है, कितना चाहिए, क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है। देखो गर्ल्स और बॉयज़ का लगभग मेडिकल सेम रहता है, बस जो प्राइवेट पार्ट रहता है उसका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। बाकी जो टेस्ट होते हैं वो सारे सेम होते हैं। ठीक है, तो उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो, अभी आपका जैसे ही आपका फेज 2 होगा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो मेडिकल टेस्ट वो है कब है, मतलब कौन सी तारीख को है। तो आपका जो फेज 2 होगा ना, यदि आप फेज 2 क्वालिफाई हो जाते हो ना, तो आपको उसी दिन आपको जो है एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा शाम को। ठीक है, आप जिस दिन फेज 2 आपका होगा उसी दिन आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, डेट और टाइम आपको बता दी जाएगी। ठीक है, डेट और आपको सेंटर, स्टेट मतलब सेंटर का नाम भी बता दिया जाएगा। ठीक है, सेंटर हो गया आपको ये बता दिया जाएगा, और एक हफ्ते के बाद ही, मतलब आप मान सकते हो कि 6 7 8 दिन बाद, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ 16 तारीख को जिनका बहनों का वो था फिजिकल, मतलब फेज 2, उनका 21 तारीख को दे दिया है। मतलब आप मान सकते हो मोटा मोटा कि एक हफ्ते के बाद ही आपका जो मेडिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बस फिजिकल के बाद ओनली एक हफ्ते का टाइम मिलेगा मिनिमम। मैक्सिमम आपको 10 दिन भी मिल सकते हैं, 12 दिन भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, तो इसी में आपको प्रिपेयर करना है। आगे मैं बताने भी वाला हूँ कि आप ये सारे चेकअप फ्री कहाँ करवा सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको फेज 2 को जब वो एडमिट कार्ड देंगे ना आपके मेडिकल के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेट और सेंटर टाइम वगैरह सब बता ही देंगे, एडमिट कार्ड में लिखा होगा। बट आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी देंगे वो, कि आपको फास्टिंग करना है 12 घंटों पहले, मतलब जैसे कि कल सुबह आपका मेडिकल है तो आपको आज रात 7 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ऐसा रहता है। फिर आपका जो हेयर रिमूवल, प्राइवेट पार्ट वगैरह के हेयर रिमूवल, और बाकी जो चेस्ट वगैरह के हेयर रिमूवल करवा के जाना है। साथ ही साथ आपका वेक्स और टीथ क्लीन करवा के जाना है, जिनको भी रहता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक इंस्ट्रक्शन वहाँ दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बता देता हूँ, जैसे कि आपकी रिपोर्टिंग कब होगी। रिपोर्टिंग 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में होती है। सब सेंटर का कुछ कुछ अलग होता है, बट मोस्टली 6 बजे के टाइम पे रिपोर्टिंग होती है। तो आपको 5 बजे या 5 बजे तक ही वहाँ पे पहुँच जाना है, या 5:30 से पहले तो कैसे भी पहुँच जाना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से बस आपको लेके जाएगी अंदर, क्योंकि देखो उनका कैंपस काफ़ी बड़ा होता है। मेडिकल जो स्टेशन होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, और ऑफिशियल जो होता है ना, जैसे कि एएससी तो ओनली लोकेटेड होता है कि बस हाँ वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, बट जो मेडिकल होता है ना वो उनके कैंपस में होता है, जहाँ पे मतलब ट्रेनिंग वगैरह जो कुछ भी मतलब वो रहते हैं ना एयरफोर्स वाले वहाँ पे। ठीक है, तो आपको बस लेके जाएगी अंदर मेडिकल, जो आप जहाँ पे हॉस्पिटल रहेगा ना, मेडिकल जहाँ पे होगा वहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन से आपके चेकअप होने वाले, किस तरह से होने वाले। ठीक है, तो भाई अभी यहाँ तक वीडियो तक बने हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर जरूर कर देना। देखो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए। ठीक है, बाकी नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बाकी अब हम बात करेंगे, देखो मॉर्निंग से लेके, जैसे कि आप मॉर्निंग में जाते हो ना सुबह 6 बजे, 6 बजे से लेके तो रात को 8 या 9 ही बज जाती है आपको मेडिकल में। तो उसमें जो स्टेप होती है ना वो अलग अलग होती है, मतलब जैसे कि पहले मेडिकल ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद टीथ वगैरह चेक होते हैं, उसके बाद फिर वापस से ब्लड टेस्ट होता है, फिर ईसीजी, एक्सरे, ऐसे ऐसे। बट यहाँ पे मैंने आपके बॉडी के अकॉर्डिंग लिखा है, जैसे कि आपकी बॉडी अपर पार्ट से लेके लोअर पार्ट तक जो जो पार्ट्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपका जो ये बताया है, तो उस हिसाब से लिस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ओवरऑल बॉडी में, आपका ओवरऑल जो बॉडी रहेगी उसमें क्या चेक होने वाला है। सबसे पहले वेट का सबसे बड़ा डाउट रहता है लोगों को कि वेट कितना होना चाहिए। देखो आपका वेट है ना 18.5 से लेके 24 या 25 बीएमआई। आप बीएमआई आप कैसे चेक करोगे, इसके बीच होना चाहिए। आप बीएमआई डायरेक्टली किसी भी बीएमआई कैलकुलेटर या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो डाली है, वो जाके देख लेना, तो आप समझ जाओगे आपका बीएमआई कैसे चेक करोगे। आप अपना बीएमआई चेक करो, इसके अंदर हो ना तो आप 100% क्वालिफाई हो। और देखो इसमें वेट में से ना मतलब किसी को भी आउट नहीं करते। यदि आपको ज़्यादा ही वेट कम है या ज़्यादा ही वेट ज़्यादा है तो ही आउट करेंगे। यदि 4 5 किलो का भी अंतर रहता है ना ऊपर नीचे तो इजीली एक्सेप्टेबल है। जैसे कि मेरा 180 सेंटीमीटर हाइट है और मेरा ओनली 54 केजी वहाँ पे वेट निकला था, बट मुझे उन्होंने पॉइंट नहीं दिया। ठीक है, एक हिसाब से मेरा कम है, ये मेरे 60 के करीबन होना चाहिए था, बट मुझे पॉइंट नहीं मिला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। चेस्ट का 77 सेंटीमीटर रहता है बॉयज़ के लिए। ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन, विद एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, मतलब आपका 82 हो जाना चाहिए। ठीक है, 77 मिनिमम है, मैक्सिमम आपका 80 82 85 कितना भी हो। ठीक है, ये रहता है।
फिर उसके बाद कर लेता हूँ पूरी स्किन से रिलेटेड। आपके पूरी बॉडी पे जो स्किन है उस पर किसी भी प्रकार की फंगस या इचिंग या फिर जला हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि फंगस में तो एक्टिव फंगस नहीं होना चाहिए, इचिंग खुजली वगैरह तो नहीं होती है आपको, ये वो देखते हैं। फंगस तो पूरी बॉडी पार्ट पे देखेंगे, आपको पता ही है वो, ठीक है। और जला हुआ यदि है ना तो इसको वो एक्सेप्टेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब, बट एक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब आपका पहले से कोई निशान है जला हुआ का तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स की जो चेस्ट रहता है वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मांगते हैं ओनली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। बाकी अब आई टेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। देखो आई टेस्ट में 3 आपके टेस्ट होते हैं, एक तो नियर विजन, डिस्टेंस विजन और कलर विजन, मतलब कलर टेस्ट, ठीक है, कलर विजन टेस्ट। तो सबसे पहले नियर विजन में तो आपको एक स्मॉल जो डायरी रहती है उनकी, और जिसमें कि मतलब छोटे छोटे अक्षरों में, जैसे कि हम जो नॉर्मली बुक पढ़ते हैं ना, उन बुक में जो वर्ड लिखे होते हैं वैसे ही आपका वर्ड होते हैं, वो हमको पढ़ना रहता है। वो यदि आप पढ़ देते हो आपका नियर विजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी चश्मा अलाउ है, ठीक है, नियर विजन में भी। उसके मैं नंबर आपके बताने वाला हूँ चश्मे चश्मे की क्या रहते हैं। फिर डिस्टेंस विजन की मैं बात कर लेता हूँ। डिस्टेंस विजन आपका देखो 6 मीटर, मतलब 6 मीटर दूरी पे आपको आपका चार्ट लगा हुआ रहता है ना, साइलिन चार्ट जो बोलते हैं उसे, वो लगा हुआ रहता है, वो आपको पढ़ना रहता है। मतलब आप अप्रोक्स मान सकते हो कि 20 फीट दूर रहता है वो, और एक कमरे में रहता है, वो आपको चार्ट पढ़ना होता है। यदि आप 6x6, देखो ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, 6/12 तक पढ़ पा रहे हो ना, 12 तक पढ़ पा रहे हो, 6/12 तक तो आप पास हो, ठीक है, विदाउट चश्मे के। और 6/6 आपको चश्मे के साथ पढ़ के बताना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब आपका चश्मा भी है, मान लो आपने 6/12 तक विदाउट चश्मे के पढ़ दिया, और 6/6 आपका चश्मा का पढ़ दिया आपने, और आपका जो नंबर है वो इन तीनों के बीच में है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट 6/12 तक आपको पढ़ना है, 6/12 की लाइन है ना वो भी पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी कलर विजन आपको पता ही है, कलर विजन सेकंड लेवल का होता है। कलर विजन में भी वो जो हमारी डायरी रहती है कलर विजन वाली, वो आपसे पढ़वा के देखी जाती है, ठीक है। चश्मे का खासकर ध्यान रखना, चश्मा अलाउ है वहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि मतलब आप डायरेक्टली चले जाओगे। उसके लिए आपको एक ऑफिशियल प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लेके जाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड जो हमारे डॉक्टर वगैरह रहते हैं ना, जो चेकअप करते हैं आँख वगैरह का, उनसे, और उस पर उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर और फिर उनके सील और साइन जरूर होना चाहिए। विदाउट इसके वो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है ना वो कैंसिल कर देंगे, और आपको जो आई टेस्ट है ना, आई टेस्ट में वो आपको रीमेडिकल दे देंगे, ठीक है, रीमेडिकल दे देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। बाकी ये नंबर है देखो, मायोमेट्रोपिया आपका +2 से +2 डायोप्टर से कम होना चाहिए। मायोपिया आपका 1 डायोप्टर से कम होना चाहिए। और इसका प्लस माइनस एस्टिग्मस, ये क्या होता है वो मुझे नहीं पता है, बाकी इन दोनों का आप देख लेना, ठीक है। बाकी येलो है, आई का सबसे बड़ा डाउट था, ये मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि इसमें आपके ए टू जेड जितने भी डाउट है ना, ए टू जेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ईयर की। ईयर में सबसे पहले तो आपको वैक्स क्लीन करवा के जाना है। मैंने पहले भी बताया था कि आपको वैक्स क्लीन करवाना ही है, क्योंकि वैक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कान वो तभी चेक कर पाएंगे यदि आपका वैक्स क्लीन है तो, ठीक है। ये कहीं पर भी आप अच्छे से डॉक्टर वगैरह या जहाँ पे भी वैक्स क्लीन होता है वहाँ पे जाके करवा सकते हो, ठीक है। फिर आपका पर्दा चेक किया जाता है, पर्दे पर कोई सा छेद वगैरह तो नहीं है, या फिर पर्दे पर एक सफ़ेद परत जमी हुई होती है। देखो सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलता है बंदों को पर्दे के अंदर, क्योंकि पर्दे पे यदि सफ़ेद परत जमी होती है ना तो उसमें एक पॉइंट दे देते हैं वो, या फिर पर्दे के अंदर छेद है तो देखो छेद का तो वहाँ पे परमानेंट रिजेक्शन है। यदि आपके पर्दे में छेद वगैरह है ना तो वहाँ पे परमानेंट रिजेक्शन है, ठीक है। बट यदि आपके उसके सफ़ेद परत वगैरह है तो उसका आपको हो सकता है उसमें हो जाए। मेरे भैया थे अभी जो मेरे साथ गए थे, अमन भैया, उनका साथ ही साथ उनके पर्दे में थोड़ा सा छेद था, तो उस कारण से वो रिजेक्ट हो गए, ठीक है। और एक और टेस्ट होता है आपका हियरिंग टेस्ट। 20 फीट दूर से एक इंसान है ना बहुत धीमी आवाज़ में कुछ बोलेगा, जैसे कि 1 2 3 ऐसे कुछ बोलेगा, या कुछ भी बोल सकता है ABCD वगैरह वो, और आपके कान पे कुछ एक इंसान, दूसरा इंसान वो कान पे कुछ ऐसे 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 एक पेन रखेगा और ऐसे ऐसे करेगा, मतलब तो थोड़ी सी नॉइस वगैरह आपको रहेगी आपके आसपास, और जो 20 फीट दूर से इंसान वो बोल रहा है ना वो आपको रिपीट करना रहेगा। ये आपका हियरिंग टेस्ट हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। बाकी इसमें सब पास हो जाते हैं, बस ये मेन पॉइंट रहता है सबके। मैं मेन पॉइंट भी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस विजन में होते हैं, कलर विजन में तो फिर इसका तो फिर तोड़ ही नहीं है कुछ ही। जिनको कलर विजन है उनको तो फिर उनका तो परमानेंट रिजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं बात कर लेता हूँ डेंटल की। डेंटल की सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि भाई डेंटल पॉइंट कितने होने चाहिए। देखो डेंटल पॉइंट है ना टोटल 14 होने चाहिए। अब ठीक है मैं बात कर लेता हूँ, आप डेंटल पॉइंट आपके कैलकुलेट कैसे करोगे। देखो अपनी जो डाढ़ होती है ना, डाढ़ वो उनका जो, जैसे कि जो टच होती है ना, हम जब मुंह बंद करते हैं, जब हमारे दांत टच होते हैं एक दूसरे से, जो सामने वाले दांत है ना वो जब टच होते हैं तो उनको बोलते हैं, सामने वाले दांत को 1 पॉइंट गिना जाएगा। और जो हमारी चबाने वाली दाढ़ होती है ना, जब वो टच होती है आपस में तो उनका 2 पॉइंट गिनाएगा। तो ऐसे करके आप गिन सकते हो। और नॉर्मली हर इंसान के 14 डेंटल पॉइंट होते हैं, ठीक है। बाकी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, ये डेंटल पॉइंट तो होंगे, बस आपके 28 टीथ होना चाहिए टोटल, ठीक है।
और साथ ही साथ फीलिंग अलो है। यदि आपको डायबिटीज मतलब आपके दांतों में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह है या फिर खराब वगैरह हो रही है तो आप फीलिंग करवा सकते हो, बट 5 से 7 दिन पहले करवा लेना तो वो थोड़ा सा उसमें मिक्स हो जाए, ताकि ऐसा ना लगे अभी करवाइए फीलिंग वगैरह। बाकी ये फीलिंग अलो है, ठीक है। गैप देखो, गैप है ना ज़्यादा है ना तो आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे कि हमारे तीत इस तरह से रहते हैं एकदम पास पास, बट किसी किसी लोगों का में है ना दांत में काफ़ी ज़्यादा गैप होते हैं, तो फिर आपको क्या बोलते हैं वो आपको जो हमारे दांतों में क्या लगते हैं तार वगैरह, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, ठीक है, वो लगाने के लिए बोलते हैं। बट यदि आपके दांतों में कम गैप है ना तो इजीली आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी आप बात कर लेते हैं नोज़ की। नोज़ में सबसे पहला है डीएनएस। डीएनएस में जिसमें कि आपकी जो नाक की हड्डी रहती है, ये हमारी नाक हो गई, ठीक है, ये हमारी नाक हो गई। नाक की ये वाली जो हड्डी है रहती है ना, ये हड्डी रहती है ये वाली, ये टेढ़ी होती है, किसी किसी के में ऐसे होती है या किसी की ऐसी होती है, तो मतलब वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है ना, इसी को डीएनएस बोलते हैं। तो डीएनएस सर्जरी से इजीली 10 से 15 दिनों के अंदर सही हो जाता है। यदि आपको डीएनएस की प्रॉब्लम है तो यदि आपको रीमेडिकल भी वो देते हैं तो आप रीमेडिकल में जाके उसको इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। और नोज़ का एक और पॉइंट रहता है जिसमें कि आपका जो नोज़ के अंदर जो मसल्स रहती है ना, मतलब नोज के अंदर मसल्स से मतलब मांसपेशियां रहती है, देखो यहाँ पे थोड़े से अंदर जहाँ पे हम सांस लेते हैं, वो यदि फूली हुई रहती है ना तो उसका भी एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। उसका नाम मैं भूल गया क्योंकि मेरे को हालांकि वो पॉइंट दिया था, उसका नाम रहेगा तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है, कमेंट में उसका नाम, नोज का पॉइंट, ठीक है। अब बाकी आगे बात कर लेते हैं हम, आगे और कौन कौन से पॉइंट होने वाले, ठीक है भाई। और थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली, पेशेंस के साथ देखना, बट आपको इसके बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा। देखो 11 मिनट की अभी ऑलरेडी हो चुकी है, बट अभी यहाँ तक बने हो तो एक बार और दोबारा से बोल रहा हूँ, लाइक और शेयर जरूर कर देना भाइयों यार, ठीक है। या फिर इस वीडियो को हम ऐसा करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो ताकि आपको भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बाकी ये वाला अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है, ये वाला पूरा पेज, तो बने रहिए, बने रहना और इस वीडियो को शेयर कर देना जिन जिन भी भाइयों को मेडिकल से रिलेटेड डाउट है, ठीक है। जय हिंद।